एक एक करके आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता जो कि संस्थापक रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। पिछले 13 वर्षों में आम आदमी पार्टी के 20 से 25 बड़े बड़े नेता इस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं। उनकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, कपिल मिश्रा, शाजिया इल्मी जैसे जो नेता हैं, जो इसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पार्टी को मजबूत बनाया, सब एक एक करके चले गए। लेकिन धीरे धीरे ये सभी लोग आज इस पार्टी के बाहर हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए एक विचारधारा होना बहुत आवश्यक है। अगर आप देखेंगे बीजेपी एक विचारधारा के लिए जानी जाती है, विचारधारा वाली पार्टी है, चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन विचारधारा है। अगर आप कम्युनिस्टों को देखेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई हो या सीपीएम हो, विचारधारा की पार्टी है। उनके काडरों की एक विचारधारा है, उनकी एक खास सोच है। किसी को अच्छी लगे ना लगे अलग बात, लेकिन एक विचारधारा पर काम करते हैं। यहां तक कि कांग्रेस की भी कुछ वर्षों पहले तक, कुछ दशक पहले तक एक विचारधारा हुआ करती थी। वो भी आप कह सकते हैं कि कुछ समय पहले तक एक विचारधारा वाली पार्टी थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की कौन सी विचारधारा है? आम आदमी पार्टी की पहचान क्या है? आम आदमी पार्टी ने इस देश में कौन सा बड़ा बदलाव किया है, जबकि वादा यही करके आए थे। यह पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी थी, परिवारवाद जैसे मुद्दों के खिलाफ बनी थी। अरविंद केजरीवाल ने जिन जिन नेताओं और पार्टियों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए, उस समय वो लिस्ट बनाते थे, कहते थे कि ये सारे भ्रष्ट नेता हैं। जिन जिन नेताओं पर परिवारवाद के आरोप लगाए, जिन पार्टियों को उन्होंने देश की सबसे भ्रष्ट पार्टियां बताया, बाद में उन्हीं पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया, उन्हीं पार्टियों के साथ चुनाव लड़े, उन्हीं के साथ लंच किए, उन्हीं के साथ डिनर किए। जिन पार्टियों का विरोध करके इस राजनीति में आए, लोगों को यह कहकर कि मैं सब बदल दूंगा, मैं बिल्कुल अलग हूं, अब उन्हीं पार्टियों के राजनीतिक मंच पर वोट मांगने के लिए जाते हैं। जिन नेताओं को उन्होंने भ्रष्ट बताया, आजकल उनसे गले मिलते हैं और उनके लिए चुनाव प्रचार करते हैं। इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा है ही नहीं और इस पार्टी की पहचान एक अवसरवादी पार्टी के तौर पर अब बन गई है। जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा, उन सभी की मांग थी कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार पर अब आम आदमी पार्टी में कोई कार्रवाई ही नहीं होती। तो जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, अब जीरो एक्शन होता है। केजरीवाल कहते थे कि वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, लेकिन जब वो खुद जेल गए भ्रष्टाचार के मामले में, तो मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया कि पद तो नहीं छोड़ूंगा मैं। केजरीवाल हमेशा कहते थे वो कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, हमेशा आम आदमी की तरह रहेंगे। लेकिन आज आप उनकी सुविधाएं देखिए, आज वो जिस बंगले में रहते हैं जरा देखिए, जिन गाड़ियों में चलते हैं जरा देखिए, उनकी गाड़ियों का काफिला जरा देखिए। उन्होंने जब दिल्ली में अपना शीश महल नाम का घर बनवाया आलीशान महल की तरह, तो जरा उस महल की तस्वीरें देखिए। तो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और ऐसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल की राजनीति के साथ भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल हमेशा आम आदमी बनने के लिए एक खास तरह की राजनीति करते रहे, जो लोगों को आकर्षित करती थी, एक जमाने में करती थी, लेकिन अब लोग इस राजनीति को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और यही वजह है कि अब आम आदमी पार्टी ना तो आम रही और ना ही केजरीवाल आम लोगों के नेता रहे। आम आदमी पार्टी वैसे तो आंदोलन से खड़ी हुई थी, लेकिन इस पार्टी में भी अब परिवारवादी पार्टियों की तरह राजनीति का एक सेट सिस्टम बन चुका है। केजरीवाल की राजनीति की खास बात यह है कि जब किसी चुनाव में आम आदमी पार्टी हारती है तो दोष किसी और को दे दिया जाता है, लेकिन जब पार्टी जीतती है तो सारा श्रेय अरविंद केजरीवाल अपनी लोकप्रियता को देते हैं, अपनी रणनीति को देते हैं और सारा श्रेय वो खुद रख लेते हैं। उदाहरण, दिल्ली चुनाव में जब आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हार हुई तो उसके लिए केजरीवाल ने अपने आप को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि संदीप पाठक को दोषी ठहराया। अब संदीप पाठक भी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। संदीप पाठक एक जमाने में अरविंद केजरीवाल के बड़े खास होते थे, उन पर बड़ा विश्वास करते थे, लेकिन जब दिल्ली में पार्टी हारी तो उन्होंने संदीप पाठक को न सिर्फ दोष दिया, बल्कि उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखने लगे। धीरे 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 उन्हें अपने से दूर कर दिया। संदीप पाठक को समझ में आ गया कि अब ये वो केजरीवाल नहीं रहे।
केजरीवाल ने अपनी राजनीति में एक अलग फॉर्मूला बना लिया, जिसमें वो भारत के संविधान को चुनौती देते हैं, भारत की न्याय व्यवस्था को चुनौती देते हैं, भारत की अदालतों को चुनौती देते हैं, भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उन्हें चुनौती देते हैं। आज वो भारत में किसी चीज से खुश नहीं। आज उन्होंने आज ही कहा है कि वो शराब घोटाले के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में अब ना तो खुद पेश होंगे और ना ही उनकी तरफ से उनका वकील हाई कोर्ट में पेश होगा। और हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा, केजरीवाल उस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाई कोर्ट का यह अपमान है, भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान है। अब सोचिए, आज केजरीवाल को हाई कोर्ट पर भी यकीन नहीं रहा, हाई कोर्ट की जज पर यकीन नहीं है उनको। ऐसे में आगे चलकर वो ये भी कह सकते हैं कि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जजों की निष्पक्षता पर भी विश्वास नहीं रहा। तब आप क्या करेंगे जब वो कहेंगे कि अब मुझे सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर भी विश्वास नहीं है, अब मैं उन पर भी सवाल उठाऊंगा। केजरीवाल ने इस तरह से देश के तमाम आरोपियों के लिए, देश के तमाम अपराधियों के लिए, जिन पर बड़े बड़े केस चल रहे हैं, बड़े बड़े स्कैम जिन्होंने किए हुए हैं, सबके लिए एक नया रास्ता केजरीवाल ने आज खोल दिया है। अब देश के तमाम बड़े बड़े अपराधी, घोटाला करने वाले लोग भी अदालतों पर सवाल उठा सकते हैं, जजों पर सवाल उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जज निष्पक्ष नहीं है, ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। भारत की राजनीति में शायद ये पहला मौका है जब कोई आरोपी खुद ये तय कर रहा है कि कोर्ट में जज कौन होगा। आपने कभी सोचा था ऐसा? कल्पना आप कर सकते हैं कि एक आरोपी जो अदालत में खड़ा है, आज वो ये तय करता है कि अदालत क्या करेगी। आज एक आरोपी तय कर रहा है कि उस अदालत में, हाई कोर्ट में कौन सा जज होगा। आरोपी ये तय कर रहा है कि मैं किस जज के सामने पेश होऊंगा और उस जज को आरोपी से सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। इस समय आम आदमी पार्टी में सब कुछ एक ही व्यक्ति की पसंद और नापसंद पर चलता है, इसलिए इस पार्टी की पूरी राजनीति एक व्यक्ति पर केंद्रित हो चुकी है। केजरीवाल पर पंजाब के सुपर सीएम होने के आरोप लगते हैं। अक्सर ऐसी कई तस्वीरें आती हैं जिनमें वो सुपर सीएम की भूमिका में नजर भी आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार दावा करते हैं कि वो पंजाब को एक मॉडल स्टेट की तरह बनाना चाहते हैं, चला भी रहे हैं। लेकिन पंजाब पर अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पिछले 5 वर्षों में कर्जा लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2022 में पंजाब पर 2,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और जो मार्च 2027 तक बढ़कर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है, यह अनुमान है। तो देखिए, मार्च 2022 में 2,61,000 लाख करोड़ का कर्ज, मार्च 2026 में 4 लाख करोड़ और मार्च 2027 में यह बढ़कर लगभग 4.5 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब पर हो सकता है। यानी आम आदमी पार्टी के सिर्फ 5 वर्षों के शासन में पंजाब का कर्ज लगभग 60% बढ़ गया है। पंजाब सरकार को इस साल 1,26,000 करोड़ रुपए की आमदनी होने की उम्मीद है, जिसमें से 1,15,000 करोड़ रुपए सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी, सब्सिडी, पेंशन, कर्ज और ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएगा। पंजाब की आम जनता को इसमें से क्या मिलेगा, आप सोचिए। यानी पंजाब सरकार के पास एक साल में सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए बचेंगे, जिससे उसे पूरे पंजाब के लोगों की सेवा करनी है। अब सोचिए कि सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए में पंजाब सरकार कितनी सड़कें बना लेगी, कितने अस्पताल बना देगी, कितने स्कूल बना लेगी और आम जनता के लिए कितनी योजनाओं पर कितना ही पैसा खर्च कर लेगी। आप जरा खुद सोचिए। और पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी।